हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक्चुअली कई सारे पार्ट्स हैं। तो जिसमें से हमने ए और बी पार्ट और उसके क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो सी पार्ट है, नाम है एल्कीन्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आज हमने स्टडी करना है एल्कीन्स के बारे में। सिंपल सी बात यह है बेटा कि इसको हम ओलफिन्स भी कहते हैं। मतलब ये कि ऑयल फॉर्मिंग, इसको ऑयल फॉर्मिंग भी कहा जाता है। अब मन में सवाल ये आता है कि इसको ओलफिन्स या ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इसके जो लोअर मेंबर है, क्या है, लोअर मेंबर्स जो हैं, जैसे कि इथीन हो गया आपके पास, ठीक है, ब्यूटीन हो गया। तो ये जो मेंबर्स हैं मेरे एल्कीन फैमिली के, जब भी ये रिएक्ट करते हैं मेरे क्लोरीन के साथ या अगर रिएक्ट करते हैं मेरे ब्रोमीन के साथ, तो ये आपके जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स, उनको प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम इनको ओलफिन्स का नाम भी देते हैं। और ओलफिन्स का मतलब होता है दैट इज ऑयल फॉर्मिंग। इसके अलावा बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। देखिए बेटा, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है। पहली बात तो मतलब n जो है ऑब्वियस है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए मिनिमम जो है n की वैल्यू आपकी 2 होती है आपकी, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। मैं ये भी लिख देता हूं बेटा, क्या है ये, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्यों है, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर जो दो कार्बन्स है ना बेटा, एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिल जाता है। सैचुरेटेड तब होता है जब कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अगर किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और क्योंकि मुझे एटलीस्ट यहां पर दो मतलब कार्बन चाहिए, तो इसलिए यहां पे n की शुरुआत 2 से होती है। तो अगर आप कोई मुझे पूछेगा कि इसका सबसे पहला मेंबर कौन सा है, तो मैं n को 2 पुट करके कहूंगा कि C2H4, जिसको इथीन कहा जाता है, वो मेरे एल्कीन फैमिली का सबसे पहला मेंबर होता है। तो सिंपल सी बात इतनी है आपकी। और हाँ, ऑफ कोर्स हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर सारी बातें इथीन को लेकर ही करते जाना है। तो क्योंकि n की वैल्यू को मैंने 2 डाला है इसलिए इथ बनेगा, ठीक है। 1 डालता तो मिथ होता, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी बेटा इसके बारे में सब सीखा हुआ है, बस मेरा काम है थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना अच्छे से और इस कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग में जाना कि एग्जैक्टली होता क्या है आपका। सो देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इनको देयर इज ओलेफिन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑयल को फॉर्म करते हैं। कौन करते हैं फॉर्म, लोअर जो मेंबर्स हैं मेरे एल्कीन के, जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो वो ऑयली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इनको ओलेफिन्स का नाम दिया गया। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो इथ मतलब इथीन, मतलब इथीन बेसिकली क्या है, फर्स्ट मेंबर है इस एल्कीन फैमिली का। और दूसरी बात ये कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि इसमें दो कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। इसलिए ये जो आप यहां देख रहे हो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि
इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका ट्राइवल नेम जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं या IUPAC नेम क्या होता है, थोड़ा सा अब हम इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा बेटा, ये आपका सबसे पहला मेंबर है C2H4। ऑफ कोर्स ये हमारा इथीन है। ट्राइवल नेम इसका इथाइलीन होता है। पहले तो मैं आपको इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। कंडेंस्ड फॉर्मूला के अंदर हम करते हैं दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा क्या हो गया, इसका एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, प्रॉपर हम बॉन्ड्स दिखाते हैं इसके अंदर। जैसे कि देखो, एक कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया दूसरा कार्बन, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बेटा यहां लग जाएगा और एक इसके नीचे लगा दीजिए यहां पर, एक यहां पर हो गया और एक यहां पर हो गया आपका। तो कार्बन के टेट्रावेलेंसी होती है, मतलब इसके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए कार्बन के। देखो तो कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहे हैं। सिमिलरली इस कार्बन के भी हो रहे हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। बाकी बात रह जाती है बेटा इसका ट्राइवल नेम क्या है। तो ट्राइवल नेम होता है इसका इथाइलीन। तो इथाइलीन बेटा इसका जो है ट्राइवल नेम है आपका, ठीक है। IUPAC नेम क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, IUPAC नेम है इसका इथीन, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इथ और ईन, ईन जो है वो एल्कीन के लिए यूज किया है, तो इथ प्लस ईन बन गया आपका एथीन। तो ये इसका IUPAC नेम है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब बेटा नंबर 3 हो जाता है तो वो प्रोप ग्रुप होता है, प्रोप। प्रोप और ईन बन जाएगा प्रोपीन। तो देखो यहाँ पे N को जब हम 3 पुट करेंगे तो मैं यहां चाहूं तो पहले भी लिख सकता हूं बेटा, ये मेरा प्रोपीन है, दिस वन इज माई प्रोपीन। तो प्रोपिलीन बेसिकली बन जाएगा इसका ये, दैट इज प्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन जो है वो बेसिकली इसका ट्राइवल नेम होता है बेटा आपका। हाँ, तो इसको कैसे बनाऊंगा बेटा, देखो ये बनेगा आपका CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है इसका कंडेंस फॉर्मूला। देखो कंडेंस फॉर्मूले के अंदर हमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाने होते, जो भी बॉन्ड दिखाना होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में शो करना होता है। अब वही चीज अगर मैं यहां पे करूं तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, देख सकते हो यहाँ पे कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। अच्छा, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन का और एक हाइड्रोजन है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो देखो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, इस वाले के भी 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है। देखो इस वाले के भी 4 कंप्लीट है, इस वाले के भी 4 कंप्लीट है। अब ये रह गया आखिरी वाला, और आखिरी वाले में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बेटा यहां लगेगा और एक हाइड्रोजन यहां लगा दो आप। तो ये जो आप देख रहे हो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। बाकी प्रोपाइलीन जो है ना, इसके बारे में तो देखो बेटा मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूं, ठीक है ना, डन। बेटा अब हमने जो नेक्स्ट स्टडी करना है वो है इसका 4th वाला। जब हम N को 4 पुट करते हैं तो आपको पता है कि जो ब्यूटेन फैमिली है या ब्यूट जो है बेसिकली वो लिखा जाता है। तो ब्यूट प्लस ईन तो आपका बन जाएगा ब्यूटीन, है ना। तो ब्यूट और ईन, तो ये बन गया ब्यूटीन आपका। ब्यूटाइलीन जो है बेटा वो आपका हो जाएगा ट्राइवल नेम इसका। इसमें बस ना YLEND लगाते हैं बस, अपना ये बात ध्यान रखना जब हम ट्राइवल नेम के बारे में बात करते हैं। तो अब रह गया बेटा कंडेंस फॉर्मूला। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पे हम करेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आ जाएगा। और मतलब देखो ये है कि देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये 4 कार्बन हो गए आपके, और एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। देखो इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस कार्बन में देखो एक यहां है एक यहां है, तो मतलब मेरे को एक एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं, एक नीचे लगा देता हूं, ठीक है जी। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो यहाँ पे इस कार्बन में 2 यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एक यहाँ पर है, टोटल 3 हो गए। मुझे एक और हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड मतलब मुझे और दिखाना है, वो हाइड्रोजन के साथ दिखेगा, तो यहाँ दिख गया। अब लास्ट वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो मुझे 2 और सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, ताकि इसके 4 हो सके। तो इस तरीके से
आप बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करेंगे। ठीक है, एक और कर लेते हैं बेटा अपना, लास्ट है आपका दैट इज पेंटीन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं PENTENE पेंटीन। अब आप बोलेंगे क्यों सर, देखो यहां पे मेरे पास जो N है वो 5 पुट किया गया है, जो 5 है वो पेंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि एल्कीन का इन यूज किया है तो ये बन गया पेंटीन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। उसी तरह बेटा आप पेंट यहां पे डाल के ना पेंट, उसके बाद YLENE, तो ये इसका ट्राइवल नेम हो जाएगा सर, पेंटालीन। पेंटालीन जो है वो इसका ट्राइवल नेम हो गया। ठीक है जी, बाकी रह गया इसका स्ट्रक्चर। हाँ वो बताया, तो बेटा क्या करेंगे, देखो CH3 CH2, ये आ गया CH2 कर देता हूं। एक नेक्स्ट जो बॉन्ड है बेटा वो नीचे बना रहा हूँ, जैसे कि इसके साथ लगेगा बस दिखाने के लिए बेटा। ये आ गया आपके पास दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 5। ऑब्वियसली बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। सी ये जो दिख रहा है आपके तीन बॉन्ड क्रिएटेड है, एक मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ यहाँ पे। इस कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, तो एक यहाँ आएगा बेटा, एक यहाँ आ जाएगा आपका। इस कार्बन के भी दो कंप्लीट है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके एक ही है तो एक यहाँ पे शो करेंगे, एक आप यहाँ शो करेंगे, एक यहाँ शो करेंगे। तो बेटा आप चेक भी कर सकते हैं, कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख सकते हो बेटा आपका C5H10। इसलिए मैंने आपको बार बार बेटा ये वाली जो बात है वो बोली थी कि जो भी आपका बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो बेसिकली डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। और जो सबसे पहला मेंबर है इस एल्कीन फैमिली का वो हमारा इथीन होता है। सो आई होप आपको बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। चलिए अब आपको मैं इसके अक्रेंस के बारे में बताता हूं। अब हमें बात करनी है बेटा इसके अक्रेंस की। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि जो एल्कीन्स होते हैं ना, दे आर रिएक्टिव इन नेचर। और क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर, इसलिए फ्री नेचर के अंदर इनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लोअर जो आपके एल्कीन्स हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो आपके लोअर एल्कीन्स है बेटा आपके, वो फिर भी कोल गैस के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, एक सेकंड नहीं ना हट जाता है। तो लोअर एल्कीन्स है वो फिर भी आपको, क्या हो रहा है ये, एक सेकंड। ठीक है, सो लोअर एल्कीन्स है बेटा वो फिर भी आपको बेटा उसके जो कुछ ट्रेसेस हैं वो आपको जो कोल गैस होती है ना बेटा उसके अंदर आपको फिर भी मिल जाता है। अदरवाइज फिर भी अगर लार्ज स्केल के अंदर अगर आप इसको देखना या फाइंड करना चाहते हो तो वो आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में आपको मिल जाता है। दैट इज पेट्रोलियम में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी, सो सिंपल है, पेट्रोलियम है तो PE है बेटा आपका यहाँ पे। ठीक है, सो सिंपल सी बात यह है बेटा कि वैसे तो एल्कीन बहुत रिएक्टिव होता है, लोअर एल्कीन्स फिर भी आपको मिल जाते हैं कोल गैस के अंदर, वो भी माइन्यूट ट्रेसेस के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल के अंदर अगर आप इसको फाइंड करते हो या प्रोड्यूस करना चाहते हो तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग के अंदर आपको वो मिल जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गई बात बेटा इनकी अकरेंस की। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स की। देखिए बेटा जब हम बात यहाँ पे आइसोमर्स की कहते हैं तो एक सिंपल सी बात आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एल्कीन के केस में अगर आपके पास 4 या 4 से ज्यादा कार्बन्स हैं तभी इनके आइसोमर्स बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एल्कीन के केस में अगर आपके पास मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा अगर आपके पास कार्बन है तो ही बेटा आपके आइसोमर्स बनते हैं। अब यहां पर हम दो तरह के बेटा आइसोमर स्टडी करते हैं, एक होता है हमारा पोजीशन आइसोमर और दूसरा है हमारा चेन आइसोमर। तो पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं पोजीशन आइसोमर की तरफ। ठीक है, कौन सा आइसोमर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन आइसोमर्स।
ठीक है, अब ये पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, मैं ऑफ कोर्स आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए सिंपल सी बात ये है, डबल बॉन्ड जो है दो कार्बन के बीच में जो होता है, उनकी पोजीशन चेंज करते जाइए और वो उसका पॉसिबल आइसोमर होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर देखो, पहले देखो नाम लिखना भी आपको आना चाहिए, हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें। देखो पहली बात, नंबरिंग का रूल आपको सिखाया था। नंबरिंग का रूल ये होता है कि पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को आपने देना है और लोएस्ट नंबर हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ होना चाहिए, तरफ से आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां देता हूं 1 2 3 4, है ना, तो तीसरे पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो अब जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में, तो लोएस्ट नंबर 1 है, तो आप 1 इस्तेमाल करोगे। तो लोएस्ट नंबर होना चाहिए, ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया आपका, वैसे तो कई लोग इसको ब्यूट 1 इन भी कह देते हैं, नहीं तो कई लोग इसको 1 ब्यूटीन कह देते हैं। सो दिस इज 1 ब्यूटीन, ठीक है, दिस इज 1 ब्यूटीन। एक सेकेंड बेटा, हाँ, तो इसको हम कहते हैं 1 ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ पे ई भी आएगा लाइक दिस। मैं एक बार इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा क्लियरली इसको लिख भी देता हूँ, एक सेकेंड दीजिए। तो जैसे मैंने कहा, ये क्या है बेटा आपका, दिस इज 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये 1 ब्यूटीन है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पोजीशन आइसोमर है ना, तो मुझे डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो जैसे मैंने वहां पे रखा है, इसको उठा के अब मैं बीच में रख दूंगा, तो मतलब ये बन जाएगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन दिस इज CH3। अब चाहे नंबरिंग आप यहां से यहां करो, मतलब आइदर आप नंबर वहां से इधर की तरफ लिखो या यहां से इधर की तरफ लिखो, इन दोनों कंडीशन में डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आएगा। तो जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड जो है लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो चाहे आप यहां से भी लिखते हो 1 2 3 एंड 4, इन ऊपर वाला केस ले लो चाहे आप नीचे वाला केस ले लो, इन दोनों में जो डबल बॉन्ड है उसका सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए यहां पे लिखता हूं मैं 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात को समझना है। इसके बाद अगर आप वो डबल बॉन्ड ये फर्स्ट वाले पे, मतलब अगर आप यहां पर उसको ले भी जाओगे तो एग्जैक्टली ऊपर वाला ही आपका बन जाएगा, यही वाला बन जाएगा। मतलब अगर आप ये भी करोगे तो भी यही बनेगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इस वाले केस में सिर्फ दो ही आइसोमर्स बन सकते हैं। पहला आपका बनेगा 1 ब्यूटीन और दूसरा बन गया आपका 2 ब्यूटीन। और इसी तरीके से हम अपने पोजीशन आइसोमर्स बनाते हैं। पोजीशन आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करना होता है, जो डबल बॉन्ड है आपका उसकी पोजीशन चेंज करते जाइए, और तब तक करना है जब तक मेरे पास रिपीटेड ना आ जाए, राइट। क्योंकि अगर मैं अब इस डबल बॉन्ड को इधर लेके गया तो ये ऊपर वाले जैसा हो जाएगा, तो फिर फायदा कोई नहीं है ना। तो इसके दो आइसोमर्स है, और कौन से, पोजीशन आइसोमर्स इसको हम कहते हैं। चलिए, ये तो था पोजीशन आइसोमर्स। अब आपको बताता हूं मैं चेन आइसोमर्स के बारे में। सो देखिए बेटा, अब हमने स्टडी करना है चेन आइसोमर्स के बारे में, ठीक है जी। सो पेरेंट चेन कैसा है, उनके बेसिस पे ये हमारे आइसोमर्स बनाए जाते हैं। आई टेल यू कि इसका मतलब क्या है, डोंट वरी, एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी अब एग्जांपल किसका लिया था, मैंने ब्यूटीन का एग्जांपल लिया था, उसी को फर्दर ले रहा हूं। देखिए, एक तो हो गया बेटा CH3 CH2, ये बन गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2, और अभी मैंने बताया बेटा CH, है ना। अभी बताया ये क्या है, ये मेरा है 1 ब्यूटीन, तो ये मेरा 1 ब्यूटीन है। अब मैंने क्या किया, अब इसकी जो पेरेंट चेन है उसमें ब्यूट आ रहा है, राइट, ये इसकी पेरेंट चेन है। मैं क्या करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, बड़े मजेदार चीज है। आई विल डू CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां पर मैं CH3 ले आऊंगा। अब देखो, इसकी जो पेरेंट चेन है वो ब्यूट की जगह पे, जो कि 4 कार्बन का है, अब वो 3 कार्बन वाला बन गया हुआ है। आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर आप कहते हो सर मैं वहां से काउंट करूंगा 1 2 3, ठीक है, ऊपर से कर लो 1 2 3, इधर वाला करना है
तो 1 2 3। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि आप कहीं से भी काउंट कर लो, इसकी पेरेंट जो चेन है वो चेंज हो चुकी है। तो पहले 4 कार्बन्स की पेरेंट चेन थी और अब आप देख सकते हो 3 कार्बन्स की पेरेंट चेन है। हाँ, मन में फिर वही आता है कि सर नंबरिंग कैसे करनी है। तो नंबरिंग के लिए मैं आपको जरूर इसमें बताऊंगा। हमेशा नंबरिंग दो बातों का ध्यान रखना होता है। मैं बार बार बोला कि जो डबल बॉन्ड है वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो आई डू 1, आई डू 2 और आई डू 3। तो चाहे आप ऊपर वाला लो, चाहे आप 3 ऊपर लिख लो, चाहे यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेफ्ट से राइट की तरफ आप 1 2 3 नहीं करेंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड फिर आपका दूसरे नंबर पे आएगा। अभी डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। तो कैसे नाम लिखेंगे, मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में समझाया। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, जो ब्रांच्ड वाला होता है पहले उसका नाम आता है और कौन से नंबर पे पहले वो लिखा जाता है। तो देखिए, दूसरे कार्बन पर हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो रखा हुआ है। सो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद प्रोप 1 इन कर दो या सिंपल प्रोपीन लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, सो प्रोप 1, प्रोप 1 इन, या तो आप ये लिख दो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्या, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्योंकि अगर आप 1 नहीं लिखते तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है ये 1 पे है। तो घबराना नहीं है, बातों को समझना है कि हो क्या रहा है। कि मैं क्या किया, जब मैं अब बात कर रहा था बेटा, देखो पोजीशन आइसोमर्स की, तो इस कंडीशन में मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ चेंज करी थी। मेरा जो पेरेंट चेन है वो वैसे का वैसे है। पहले भी 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, अभी भी 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। दूसरे केस में मैंने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो मैंने पेरेंट जो चेन है उसको भी चेंज कर लिया। सो इन टोटल कितने आइसोमर्स हैं, इन टोटल ब्यूटीन के 3 आइसोमर्स हैं। आप बोलेंगे 3 कहां से आ गए, अरे बाबा 2 तो यही हो गए आपके, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। और क्योंकि चेन के अंदर भी 1 ब्यूटीन पहले से है तो इसको कंसिडर नहीं करूंगा, तो सिर्फ ये आ जाता है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इन टोटल यहां पर 3 आइसोमर्स हैं। तो जब आइसोमर्स की बात करते हैं तो उसमें हर कैटेगरी को देखा जाता है, चाहे वो पोजीशन आइसोमर्स की बात करूं, चाहे वो मैं चेन आइसोमर्स की बात करूं। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। सो समझ में आ गया ना, अब इसमें 3 आइसोमर्स किस किस बात के हुए, 2 तो रिपीटिव हो गए, एक मतलब रिपीटिव हो गया, चेन में भी हमें वही मिल रहा है और पोजीशन वाले में भी वही है जो कि 1 ब्यूटीन है, तो वो एक ही मान लिया। बाकी ये एक अलग स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर जो है बेटा ये आपका अलग है, दैट इज 2 ब्यूटीन वाला। तो इन टोटल यहां पर 3 आइसोमर्स आपके हो जाते हैं। आई होप आपको आइसोमर्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो देखिए बेटा, अगर आप अपने सिलेबस को चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने पूरी की पूरी जो बातें करनी है, जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का, उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, जो कि हमारा इथीन है। हम इसमें ये बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इथीन बेसिकली इसका यूज क्या है, इसके रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे विद विद हाइड्रोजन और हैलोजन। ये हमारे सिलेबस के अंदर जो जो मेरे सिलेबस के अंदर है, मैं बेटा वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगले साल मान लेते हैं किसी वजह से कुछ एडिशन होगा तो मैं वो इसमें अपने आप इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं आपने लेनी, मैं आपको जो जो बताता हूँ ना बेटा वो सारा आपके सिलेबस का ही पार्ट होता है। देखिए, तो बेटा सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं बेटा कि पहली बात तो आप अच्छी तरह जानते हो, इसका जो ट्राइवल नेम है वो है इथाइलिन। ठीक है, तो पहले तो मैं सीधा वही लिख देता हूँ कि यार इसका ट्राइवल नेम है, जो ट्राइवल नेम है वो इथाइलिन है आपका। दूसरी बात, ये आपको पता है ये रिएक्टिव होते हैं तो स्मॉल इसके ट्रेसेस ही मिल पाते हैं फ्री नेचर के अंदर। तो अदरवाइज अगर आप इसको फिर भी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको नेचुरल गैसेस जो है ना, आपके जो नेचुरल गैसेस हैं उसमें फिर भी आपको ये मिल जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस में आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि ये प्लांट हार्मोन में थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, प्लांट हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, ये जो है आपका जैसे इथीन जो है वो प्रेजेंट होता है, और यही वो इथीन है जिसकी वजह से जो आपका फ्रूट है वो पकता है। ठीक है, सो बेसिकली वी से द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो आपका इथीन ही है। सो मैं मोटी मोटी बात बताऊं, पहली बात तो यार ये देखो फर्स्ट मेंबर है मेरे एल्कीन फैमिली का। दूसरी बात, आपको थोड़ा बहुत ये नेचुरल गैसेस में मिल जाता है। तीसरा, ये थोड़ा बहुत आपको मिलता है प्लांट हार्मोन्स के अंदर, जो एक्चुअली में फ्रूट को पकाने में, मतलब उसको
राइपनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बहुत सिंपल चीज है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ना ये सीक्वेंस याद हो जाए कि इसको थाइलिन बोलते हैं, नेचुरल गैसेस में मिलता है, आपको प्लांट हार्मोन में मिलता है, और ये वही है जो फ्रूट्स को रैपनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो देखिए बेटा, अब हमने बात करनी है द स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। पहली बात आपको बता दूं बेटा कि इसका ना 2 डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है आपका इसका? इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी, एक एच यहां पे है, एक एच यहां पर है, सिमिलरली बेटा एक एच यहां पर हो गया, एक एच यहां पे हो गया। मजे की बात यह है कि इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये एंगल बेटा 120 डिग्री का होता है, सबसे पहली बात। उसी तरह अगर आप इन दोनों के बीच में एंगल भी चेक करोगे बेटा, ये एंगल भी आपका 120 डिग्री का ही होता है। ठीक है, सो ये है बेटा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन के बारे में। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले ये एक हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर मतलब एक प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में रहेगा, घूमेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एज इट इज का एज इट इज रहता है। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। सिमिलरली ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, तो इन टोटल 360 डिग्री आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? चलिए, अब हमें बेटा स्टडी करनी है इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए एक एक करके जल्दी से इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमें स्टडी करना है द प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। देखिए, हम ना 2 तरह की प्रॉपर्टी इसमें स्टडी करते हैं। एक तो बेटा आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है पहले हम उसको स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद स्टडी करेंगे हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो ये 4 इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो एथीन है वो एक कलरलेस इनफ्लेमेबल गैस है विद ए पेक्यूलियर ऑर्डर, मतलब इसमें ना फेंट स्वीटिश सी स्मेल जो है वो आती है। इनफ्लेमेबल मतलब जल्दी आग पकड़ती है आपकी, और इसका कोई कलर नहीं है, तो यहां पे कलरलेस लिखा हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो -169 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट भी देखो नेगेटिव में ही है, -102 डिग्री सेल्सियस का। पानी की अगर बात करता हूं तो उसमें हल्का थोड़ा बहुत ही डिसॉल्व हो पाता है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। लेकिन जो ऑर्गेनिक आपके सॉल्वेंट्स हैं, जैसे अगर अल्कोहल की बात करूं, ईथर की बात करूं, क्लोरोफॉर्म की बात करूं, तो इसके अंदर ये हाईली सोल्यूबल होता है। एनेस्थेटिक इफेक्ट, एनेस्थेटिक इफेक्ट याद पता आपको? यार देखो, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो बंदा जो है वो जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसपे एनेस्थीसिया लगाया जाता है वो थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है, थोड़ा सा नर्व सिस्टम उसके थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हम ये जो इथाइलीन है, जो इथीन है बेटा, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपको बेटा लेके चलता हूं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सो देखिए बेटा, अब हमने डिस्कस करना है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो आपके बुक के अंदर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 ही हमने बेसिक प्रॉपर्टीज करनी है। पहला है कि जब हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है मेरे इथीन के साथ तो क्या होगा, और दूसरा जब हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। दोनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोजन है ना उसके आपस का जो बॉन्ड है वो टूटता है। कार्बन कार्बन के बीच का, देखो मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, आई थिंक आपको ज्यादा क्लैरिटी तब होगी। सो बेटा देखो, होता क्या है, होता यह है कि जब हमारे पास जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन से मिलता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना, इससे मिलता है, तो पहले तो क्या करता है, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसकी वजह से एक बॉन्ड ब्रेक होने से इनके पास अपने आप अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाता है, और यहां से क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से बनता है ये विद एक एक सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, और ये हाइड्रोजन बेटा इसके साथ अपनी शेयरिंग करता है, जिससे क्या होता है कि यहां पर आपके पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन रेस्ट। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाइड्रोजन पता क्या करता है, हाइड्रोजन एक्चुअली में इसके डबल बॉन्ड को तोड़कर
एक तो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसको तोड़ा है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने एक एक हाइड्रोजन के को शेयर कर लेता है और ये सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड आपका तैयार हो जाता है। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाना है तो हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपने। अब उसके बारे में क्या करना है थोड़ा सा मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, तो करना क्या होता है कि देखिए आपके पास यहां पे इथीन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, आप चुपचाप इन दोनों को पास कर दीजिए कैटलिस्ट के ऊपर से। कौन सा कैटलिस्ट? अच्छा देखिए, सिंपल सी बात बताता हूं, अगर तो आपके पास है प्लेटिनम या पैलेडियम है, तो इन दोनों केस में तो रूम टेम्परेचर के अंदर भी अगर आप इनके ऊपर पास करोगे ना, इन कैटलिस्ट के ऊपर से पास करोगे, तो रिएक्शन इतनी जल्दी होती है कि इथीन आपका इथे जो है वो इथीन आपका इथेन बन जाता है। मतलब ये कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो टूट कर क्या बन जाता है बेटा, आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। लेकिन मान लो आपके पास ये दो कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना। मान लो ये दो नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास निकल है तो उसके लिए आपको कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और आपका एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा सैचुरेटेड। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक सिंपल सा आपको मैं इक्वेशन के साथ वो भी समझा देता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले बेटा C2H4, ये आपको पता क्या है, दिस वन इज इथीन, राइट, ये मेरा इथीन है। साथ में मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इसमें मैं यूज कर रहा हूं बेटा निकल, और निकल है तो 200 डिग्री सेल्सियस आपको करना है। देखिए अगर तो वो दो हैं आपके पास, देखिए सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट तो मुझे चाहिए ही है, लेकिन अगर ये दो हैं आपके पास तो रूम टेम्परेचर में हो जाएगा, फर्दर 200 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर निकल है तो 200 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये C2H6 मतलब इथेन आपका बन जाएगा। देखिए ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बेटा लेके चलता हूं एडिशन ऑफ हैलोजन की तरफ। देखिए बेटा अब हमें डिस्कस करना है एडिशन ऑफ हैलोजन के बारे में। देखिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, जहां तक हम हेलोजेंस के बारे में बात करते हैं उसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए जहां तक बात रह जाती है फ्लोरीन की, तो पहले फ्लोरीन की कहानी सुन लो। फ्लोरीन जो है ना वो बहुत ही मतलब एक्सप्लोसिव होता है, और एक्सप्लोसिव होने के चलते जो कंपाउंड ये फॉर्म करेगा वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते टू रिएक्ट विद अवर इथीन। पहली बात तो ये समझ जाइए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, हम बेसिकली इनका इस्तेमाल करते हैं टू रिएक्ट विद इथीन। और मजेदार बात बेटा फिर से वही है कि ये भी हाइड्रोजन की तरह क्या करते हैं कि जो इथीन के डबल बॉन्ड है उसको तोड़कर सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है दो कार्बन के बीच में, और साथ ही साथ वो अपने आप को कोवलेंट एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच कर लेगा। अब ये कैसे होता है, एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक एग्जांपल देके आपको वो मैं समझाता हूं, आई होप आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले देखो बेटा मेरे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है, इथीन है मेरा। आराम से समझाऊंगा ताकि समझ में आए। प्लस बेटा इसमें मैं कर देता हूं क्लोरीन, कुछ भी नहीं करना, एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, C, सिंगल बॉन्ड पहले C कर दो, एक क्लोरीन इसके साथ लगा दो और एक क्लोरीन इसके साथ लगा दो, बाकी एक एक हाइड्रोजन बेटा ऑफ कोर्स यहां पे आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। लो जी, सिंगल बॉन्ड वाला क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखो नाम तो मुझे देना ही है, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, 1 और 2 इसका नेम डाल देते हैं। और आप देख सकते हो बेटा मेरे 1 और 2 दोनों में एक एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, तो इसको बोला जाता है बेटा आपका 1,2 डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। उसके बाद लास्ट में बेटा इथेन, इथेन, ठीक है, क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। ये बन गया 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्यों, 1 और 2 में क्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है ना, तो उसे 1,2 डाई मतलब दो क्लोरीन है आपके, इथेन मतलब क्योंकि पेरेंट इसका चेंज जो है कार्बन का वो 2 का है, इसकी वजह से बेटा लिया जाता है आपका। सेम बेटा ब्रोमीन का है, एग्जैक्टली सेम आपका जो है ब्रोमीन का होगा। मैं करके दिखाता हूं फटाफट इसी को भी। देखिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन, एज ए रिजल्ट आपको बेटा वो देगा क्या देगा आपको, दैट इज CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूट गया ना इसका, तो उसकी जगह ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा और बेटा एक ब्रोमीन जो है वो आपका यहां पर लग जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं है। सेम इसका नाम भी लिखने का तरीका भी वही आ जाएगा बेटा। 10 देखो, अब यहाँ पे पहले क्लोरो था तो आ जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। तो इस तरीके से बेटा आसानी से आप ये वाला काम अपना कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली पार्ट तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बेटा कुछ और फैक्ट्स के बारे में मुझे समझाना है, वो भी समझ लीजिए। देखिए बात पता क्या है, अगर मैं ब्रोमीन सॉल्यूशन टेट्राक्लोरो कार्बन, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इसके अंदर डालता हूं तो उसका एक रेडिश ब्राउन कलर आता है। लेकिन अगर यहां पे इथीन को ऐड किया जाए ड्रॉप वाइज, तो धीरे धीरे उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और डिसअपियर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो इथीन है, इथीन किससे रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और ड्राई ब्रोमो इथेन बन जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यार मान लो मेरे पास यहां पर एक ब्रोमीन जो है, उसका ब्रोमीन को मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में डाला तो रेडिश ब्राउन कलर है, तो इथीन जब मैं उसमें डालता हूं तो उसका कलर डिसअपियर क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होगा, वो इसलिए डिसअपियर होता है क्योंकि जो इथीन है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डाई ब्रोमो इथेन क्रिएट करता है, जो कि कलरलेस होता है, जिसकी वजह से जो रेडिश ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना आपका शुरू हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जब कोई मुझे पूछता है बेटा कि आयोडीन जो है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि जो आयोडीन है ना, पहली बात तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है, और दूसरी बात जो वो डाई आइडो इथेन बनाएगा ना, वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो बहुत जल्दी अपने में से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करके फिर से इथीन ही बन जाता है। मतलब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, शायद आपको क्लियर हो। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ही है, प्लस आयोडीन हो गया, एज ए रिजल्ट बनाएगा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आयोडीन, यहां पे मेरे पास आयोडीन, ये फिर से वही बन गया बेटा कि 1 2 डाई आइडो इथेन। ठीक है, डाई आइडो क्या हो गया बेटा आपके पास? इथेन हो गया। ठीक है, डाई आइडो, आई छोटा करेंगे इसमें, डाई आइडो इथेन। ठीक है, यहां पे भी एक डैश आएगा, यहां पर भी एक डैश आएगा, मैं पीछे भी एक बार चेक कर लूं अच्छे से। ठीक है, हाँ यहां पर भी बेटा ये ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें होती है, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। 1 2 के बाद यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे डैश आएगा, डाई के बाद यहाँ पे बेटा आपका आएगा डैश आएगा, इधर भी डाई के बीच में और क्लोरो के बीच में डैश आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा, ये लिखने का तरीका बेटा IUPAC नेम है तो तरीके तो वही हो गए। ठीक है, सो डाई आइडो इथेन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इतना अनस्टेबल होता है कि अपने में से आयोडीन को फिर से निकाल के ये फिर से इथीन ही बन जाएगा आपका, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए मैंने आपको चारों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है और इसलिए बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन की अगर बात करें तो वो ऑफ कोर्स इथीन को डाई क्लोरो इथेन या डाई ब्रोमो इथेन है वो आपका प्रोड्यूस करता है। आयोडीन की केस में पहली बात तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका बना है कौन सा, डाई आइडो इथेन की बात हो रही है, वो इतना ज्यादा आपका अनस्टेबल होता है कि वो अपने में से फिर से आयोडीन को निकालकर खुद फिर से इथीन बन जाता है। तो मतलब ये कि एक तरह से रिवर्स हो जाता है बेटा, यहां से पहले इधर से ये आया फिर ये इधर से ये बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं ऐसे रिएक्शंस का। सो देखिए बेटा, अब हमने बात करनी है यूजेस ऑफ इथीन की। देखिए ये आपके बहुत सारे यूजेस है, एक एक करके जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए आपके घर में जो प्लास्टिक बैग होता है ना, उसको पॉलीथीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इन्हीं इथीन्स के पॉलीमर से बनाया जाता है। क्या होता है डिटेल आपके है नहीं था तो मैंने बताया नहीं, वैसे आपके जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें ये पॉलीमर्स के बारे में बोला गया, बट मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो हमें ना इथीन चाहिए होता है इथेनॉल बनाने के लिए। अब इथेनॉल क्यों चाहिए? क्योंकि कई सारे जो मटेरियल्स है, जैसे कि हमारे कॉस्मेटिक्स की बात करें, टॉयलेटरी प्रेपरेशंस की बात करें, इन सब के लिए जो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट होता है वो इथेनॉल होता है, और वो कहां से आता है? इथीन से आता है।
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि फ्रूट को पकाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारा इथीन होता है, जो कि प्लांट हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इपोक्सी इथेन, इसका इस्तेमाल होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिटर्जेंट्स। इसके अलावा ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल होता है क्यों, वेल्डिंग के लिए या कटिंग करने के लिए, ठीक है। इसका यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स। तो बेटा ये सारे आपके यूजेस हैं इथेन के, इसमें से एटलीस्ट 3 से 4 आप याद कर लीजिए। एंड आई होप आपको अच्छी तरह ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एल्कीन के बारे में, और साथ ही साथ उसका जो सबसे पहला मेंबर है दैट इज इथीन, उसके बारे में स्टडी किया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया हमने, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के जो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी किया हमने, उसके यूजेस के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको लगा कि आपको कुछ मतलब कुछ फ्रूटफुलनेस इससे मिली है वीडियो से, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।